नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 10, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहाँ पे हमने केवल मानव नेत्र ही टॉपिक डाला है। एनसीईआरटी में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार दिया हुआ है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसे हम पीवाईक्यू के नाम से भी जानते हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात जो भी बच्चे आप सभी से पहले बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और इस टॉपिक से उनके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, और जिस टॉपिक से भी ये प्रश्न पूछे गए होंगे उस टॉपिक को हम विस्तार से एक बार चर्चा करेंगे। तो आप सभी जल्दी जल्दी लाइव सेशन से जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सभी प्रश्नों को हम एक्सप्लेन कर करके देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और इस प्रकार से करेंगे कि ये प्रश्न आप सभी को या तो याद हो जाए या अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपसे एग्जाम में या कोई पूछ दे तो आप इन्हें आसानी से बता सकेंगे। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी चेक कर लूँ कि क्या आवाज़ सही से आ रही है। हाँ, आवाज़ बिल्कुल सही से आ रही है। चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को और कुछ जानकारी दे दूँ कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि कक्षा 10 में आप सभी बच्चों की जो भी दिक्कतें हो उसे उस स्तर पे हल किया जाए। यदि मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी, जिस वीडियो को भी आप देख रहे होंगे उसकी जानकारी अच्छी लगेगी, अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जानकारियाँ यदि हमारे चैनल पे अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपके मन में उन जानकारी को लेते समय यदि कोई डाउट आ जाता है, जो प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, या कमेंट बॉक्स के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी हमसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है और इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। हम सभी ने पढ़ा है कि नेत्र क्या होता है। एक नेत्र होता है जो कैमरे की तरह काम करता है। नेत्र हमारे सभी के पास है। इस चीज का अगर चित्र बना के हम देखने का प्रयास करें, जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कौन सा भाग नेत्र का होता है जो रंगीन होता है, तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूं तो ये हमारा एक नेत्र का चित्र है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि प्रश्न भी हमें दिखाई दे। और इस नेत्र में नेत्र की बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने ली है, और इस नेत्र में हम लोगों ने देखा है, पढ़ते समय हम लोगों ने जाना था कि नेत्र का ये जो वाला जो भाग होता है इसका क्या नाम है। इस चीज की भी हम चर्चा करेंगे। जिस चीज को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इसको हम परितारिका कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है आइरिस भी इसे कहा जाता है। नेत्र का ये वाला भाग जो होता है, हमें फैक्ट के रूप में याद रखना है कि यही वाला जो भाग होता है वो रंगीन होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये हमारा नेत्र लेंस होता है। ये हमारा रेटिना है, जिसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी पे हमारा जो भी होता है तस्वीर बनता है, जिससे हमें देखने की अनुभूति होती। इस चित्र को यहाँ से हटा देते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे नेत्र का कौन सा भाग होता है जो क्या होता है, रंगीन होता है। परितारिका, जिसको हम आइरिस भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश की किस वर्ण का परिकिरणन जो होता है अधिक होता है। हम लोगों ने वर्ग विक्षेपण पढ़ा है। हम लोगों ने देखा है कि प्रिज्म से किस प्रकार से श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपित होता है और 7 रंगों में बिखर जाता है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न को एक बार से फिर से पढ़ के समझ लेते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के किस नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर हमारा 2 है। हम 3 नंबर को पढ़ रहे थे। 2 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। ये क्या कह रहा था? एजाज अंसारी, हेलो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। सभी प्रश्नों को हम पढ़ के अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ये सभी प्रश्न कक्षा 10 के अध्याय 10 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ के समझ रहे थे। ये क्या कह रहा है, इस चीज को हम समझ लेते हैं फिर से एक बार पढ़ के कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का जो प्रकीर्णन होता है अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब हम समझते हैं कि प्रकाश के वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं। ये छोटे छोटे कण जो वायु में उपलब्ध होते हैं, ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और फिर अपने पास ये आसपास बिखेरते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकीर्णन में हमसे पूछ रहा है कि किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हम सब जानते हैं कि जिस वर्ण का मतलब तरंगदैर्घ्य जो होता है जितना कम होता है, वो प्रकाश उतना ही अधिक
परिकिणित होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको विबग्योर नाम से हम याद करके भी रखते हैं, VIBGYOR, विबग्योर नाम से भी इसे हम क्या करते हैं, नाम से याद रखते हैं। V से वॉयलेट होता है, I से इंडिगो होता है, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड होता है। इसको हम हिंदी में बैजनी या पिनाला के नाम से भी जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि सबसे कम तरंगदर वॉयलेट रंग का होता है, बैगनी का होता है, उसके बाद जामुनी रंग का होता है, उसके बाद नीले रंग का होता है। और ये भी हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वही सबसे अधिक परिकिरणित होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो कम परिकिरणित होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो कम परिकिरणित होता है, और बैगनी का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, तो ये क्या होता है, सबसे अधिक परिकिरणित होता है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आशा है कि अब प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। इस चित्र को यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि प्रश्न हमसे कह रहा है कि किस वर्ण का यानी किस रंग का अधिक परिकीर्णन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैगनी रंग का परिकीर्णन अधिक होता है। बैगनी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, विबग्योर, GYOR, इसमें सबसे अधिक बैगनी रंग परिकिरणित होता है, फिर इंडिगो यानी जामुनी होता है, फिर ब्लू होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ना ही ऑप्शन में बैगनी है ना ही जामुनी है। यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू यानी कि नीला रंग है, तो ऑप्शन नंबर बी में नीला दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को समझा देता हूं। प्रश्न को आपको समझना है, इसी प्रश्न को कई ऑप्शन देके आपसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे कि सबसे अधिक कौन वर्ण परिकिरणित होता है, आपको समझना भी है कि किस प्रकार से और क्यों होता है, कारण के साथ। यहाँ पे कारण क्या है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि वायुमंडल में जो प्रकाश का किरण है उसमें से कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है। हम जानते हैं कि जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो अधिक परिकिरणित होगा। ब्लू बैगनी का यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो ये अधिक परिकिरणित होना चाहिए। ऑप्शन में अगर कहीं बैगनी होता तो बैगनी ऑप्शन हमारा सही होता, या जामुनी होता, बैगनी ना होके तो जामुनी सही होता। इन दोनों में कोई नहीं है और ब्लू है यानी नीला है, जिस ऑप्शन में नीला होगा वो सही होगा। क्षमा चाहेंगे, यदि नीला ना होके ग्रीन होता तो ग्रीन हमारा सही होता। आशा है कि अब आप प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ये इस चीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है और पढ़ा है, समझा है कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन एक ऐसा कारण है जिसके कारण सूर्य उदय से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। तो किस ऑप्शन में वायुमंडलीय अपवर्तन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको ऊपर ही व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, वहां से आप अपने प्रश्नों को जो भी आपको दिक्कत होता है फोटो खींच के, वॉइस रिकॉर्ड करके या वीडियो बना के, जैसे भी आप पूछना चाहते हैं अपने प्रश्नों को आप जरूर पूछिएगा, वहां पे आपके प्रश्नों को जरूर से हल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस रंग का विचलन मतलब किस रंग का परिकीर्णन अधिक और कम होता है, उसी के अनुसार विचलन की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो विचलन के लिए यहाँ पे हम ये वाला चित्र लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि श्वेत प्रकाश की किरणों को जब हम प्रिज्म से पार कराते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के साथ साथ ये श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बिखर जाता है, और ये 7 रंगे होते हैं। विचलन कहने का मतलब कि कौन कम विचलित अधिक झुकता है और कौन ज्यादा झुकता है। यहाँ पे देखते हैं तो श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से जब पार करती है तो अपने अवयवी रंगों में ये क्या होती है, टूट जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैगनी रंग होता है सबसे अधिक विचलित होता है, उससे कम जो जामुनी रंग होता है वो विचलित होता है, और उससे कम ब्लू रंग, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल रंग होता है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो हम सभी जानते हैं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इस चीज को मिटा लेते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन उससे पहले एक और चीज को हम समझ लेते हैं। क्षमा चाहेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है
और ये किस कारण से होता है, और इसके उपाय के लिए जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस की सहायता से किया जाता है, इसको भी हम समझेंगे। हम सब जानते हैं कि नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र होता है जो लगभग गोलाकार होता है, और नेत्र से ही हम अपने आसपास के रंग बिरंगे संसार को देखते हैं और अपने जीवन का हम आनंद उठाते हैं। नेत्र में कुछ दोष आ जाते हैं, उन दोष का अध्ययन हम लोगों ने कक्षा 10 के अध्याय 10 में किया है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक दोष नेत्र में आ जाता है जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने में नेत्र को दिक्कत होता है। इसी दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। इस दोष का होने का कारण क्या होता है कि ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है, ये नेत्र गोलक होता है, इस नेत्र गोलक की जो लंबाई होती है, या तो थोड़ी सी लंबाई इसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आती है नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है, और अपवर्तन के बाद जो इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे ना बनकर ये रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई अच्छे तरीके से नहीं देती है। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो हमारा ये नेत्र लेंस होता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, क्षमा चाहेंगे, पतला हो जाता है। पतला होने के कारण इसका जो फोकस दूरी होता है बढ़ जाता है, और ये इससे भी पहले क्या होता है, रेटिना से पहले अपना प्रतिबिंब बना देता है। इसी के कारण हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और इसके उपचार के लिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसके उपचार के लिए उचित अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उचित फोकस दूरी या उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पहले ही पढ़ रखा है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को ब्रीफ दे दिया। आशा है कि ये चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। और जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्न में से किस लेंस के द्वारा इसे हटाया जाता है, तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो अवतल लेंस हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को हम जानते हैं कि सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है, इसकी मात्रक की बात कर रहा है। तो इसका मात्रक जैसे हम दूरी मापते हैं उसी प्रकार से तरंगदैर्घ्य को भी मापा जाता है। या तो ये नैनोमीटर में मापा जाता है, नैनोमीटर में, या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे निरूपित करते हैं, ये 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये भी एक दूरी का ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी में एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें कि टिंडन प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडन प्रभाव है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कहने का क्या मतलब है कि हमारा सामान्य नेत्र कितनी दूर पे रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है या स्वच्छ रूप से देख सकता है। हम सब जानते हैं कि अनंत पे रखी वस्तुओं को, यानी बहुत दूर, जैसे कि अगर हम तारों की बात करें, तारे हमसे बहुत ही दूर होते हैं, फिर भी वो हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा जो दूर बिंदु होता है, इसको हम लगभग अनंत मान के चलते हैं, बहुत दूर को ही अनंत कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है या सबसे बड़ा होता है। हम लोगों ने देखा है, फिर से एक बार से यहाँ पे हम चित्र को लगा लेते हैं। इस वाले चित्र को यदि हम लगा के यहाँ पे देखने का प्रयास करें, तो जब भी हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, इससे पार कराते हैं, तो ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉयलेट से लेकर रेड तक के ये अवयवी रंगों में टूटता है, 7 रंगों में टूटता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है, मतलब उसका वर्ण होता है, ये बैगनी होता है, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, और सबसे कम मतलब विचलित होने वाला जो प्रकाश होता है, लाल होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हम लोगों ने पढ़ा है और फिर से इसको एक बार हमने रिकॉल कर लिया, तो हम बता सकते हैं कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये कितना होता है, यदि आंकड़े के रूप में हमसे पूछ लिया जाए, तो आप याद रख सकते हैं कि 7900 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसका तरंगदैर्घ्य होता है। इसको नैनोमीटर में भी बदल के लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे कम बैगनी का होता है, ये कितना होता है, ये
4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है या इतना ही होता है। ठीक है, आशा है कि ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। यदि आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार से जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधन के लिए किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र का एक ऐसा दोष होता है जिसमें पास की रखी वस्तुओं को देखने में नेत्र को कठिनाई होती है और दूर की रखी वस्तुओं को देखने नेत्र आसानी से देख पाता है। ये दीर्घ दृष्टि दोष होता है। इसके होने का कारण क्या होता है? नेत्र गोलक या तो आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, या जो नेत्र होता है ये इसका नेत्र लेंस होता है थोड़ा मोटा हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेत्र क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है ये बढ़ जाती है। इससे इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे ना बन के नेत्र के रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तुओं को देखने में दिक्कत आती है। और इस दोष के उपचार के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम बता सकते हैं कि दीर्घदृष्टि दोष के संशोधन के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? इस चीज को यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नेत्र, इस चीज को अगर हम समझने का प्रयास करें, जो प्रश्न है मैं इसको आपको समझाऊंगा, उससे पहले यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है कि नेत्र में जो भी प्रकाश की किरणें यहाँ से प्रवेश करती हैं, जो भी प्रकाश की किरणें होंगी नेत्र में प्रवेश करेंगी, तो नेत्र में प्रवेश करके लेंस पे जाएगी, उसके बाद इसका अपवर्तन होगा और इसका प्रतिबिंब रेटिना पे हमें प्राप्त होगा। उससे पहले ये कह रहा है कि जो नेत्र पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसका अपवर्तन सबसे अधिक कहाँ होता है, अधिक अपवर्तन कहाँ हो जाता है। तो नेत्र से पहले नेत्र का ये जो बाहरी भाग है इस पे इसका अपवर्तन होता है। इस बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। तो इस भाग का आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? कि इसका बाहरी जो भाग होता है कॉर्निया, इसी से नेत्र में पड़ने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करें, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। हम सब जानते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है काला प्रतीत होता है। इसका कारण क्या होता है कि जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होता है तो हम सभी जानते हैं अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पे वायुमंडल के छोटे छोटे कण भी विद्यमान नहीं होते हैं। जब वहां पे कोई कण ही विद्यमान नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण तो आकाश नीला या लाल कलर का दिखाई देता है। शाम के समय थोड़ा सा लालिमा कलर का दिखाई देता है और ऐसे स्वच्छ आकाश हो तो वो नीला कलर का दिखाई देता है। किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है? छोटे छोटे कणों से, जो वायुमंडलीय कण होते हैं उसके कारण होता है। तो अंतरिक्ष में कोई कण नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण हमें जो आकाश होता है या अंतरिक्ष यात्री को या ऐसे आकाश हमें काला दिखाई देता है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कहता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? हम सभी ने अभी पीछे चर्चा किया कि प्रकाश का कण, जिस कण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो अधिक प्रकीर्णित होता है। तो सबसे कम बैगनी का होता है, फिर इंडिगो यानी कि जामुनी का होता है, उसके बाद ब्लू यानी नीला का होता है। तो इसमें से देखेंगे किस ऑप्शन में बैगनी दिया हुआ है। किसी ऑप्शन में बैगनी नहीं है तो बैगनी नहीं हो जाएगा, ना ही इंडिगो दिया हुआ है यानी जामुनी दिया हुआ है, नीला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी प्रकार के पीछे भी प्रश्नों का हमने चर्चा किया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें, 14 नंबर प्रश्न को, ये क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष इस प्रकार बाइफोकल लेंस से, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं, उसका उपचार किया जाता है। जरा दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 15 नंबर प्रश्न की बात करें, ये क्या कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? हम जानते हैं कि वायुमंडल के सूक्ष्म कण सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। अधिक प्रबलता से बात कर रहा है ना, तो जामुनी या बैगनी कलर का जो भी प्रकाश किरण होगा उसको प्रकीर्णित करेंगे। यहाँ पे उसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो नीला हमारा क्या हो जाएगा? इसका तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश में लाल के तुलना में, नारंगी की तुलना में और हरा की तुलना में कम है, तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें।
अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कहता है? ये कह रहा है पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार के नियंत्रण की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि पुतली के आकार को परितारिका यानी आइरिस नियंत्रित करता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चित्र में अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमारे लिए इस चित्र को हटा के दूसरे चित्र से हम देख लेते हैं। इस चित्र से, इस चित्र में अगर हम देखें तो आंख का हमारा नेत्र का एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में ये वाली जो भाग होती है, ये वाला भाग, इसी को आइरिस या परितारिका कहा जाता है और ये वाला भाग पुतली होता है और इसी के आकार को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है आंख में। और यही भाग जो होता है, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में भी चर्चा किया कि ये एक रंगीन भाग होता है। ठीक है, तो पुतली के भाग को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका यानी आइरिस। आइरिस अगर किसी ऑप्शन में दिया होता परितारिका की जगह तो उस ऑप्शन को हम क्या करते? सही मारते। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, इसको पढ़ के समझते हैं। ये कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। हम सभी जानते हैं कि साधारण प्रिज्म क्या होता है। एक ऐसा सतह होता है, ऐसे त्रिभुज आकार आकृति का एक सतह बना होता है। ये क्या होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। इस आकृति में हम लोगों ने प्रिज्म को देखा है यहाँ पे। और प्रिज्म को सरल रूप से हम एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में बनाते हैं। ये वाले जो सतह होते हैं आयताकार होते हैं, ये वाला भी सतह आयताकार होता है, ये भी सतह आयताकार होता है। और ये जो हमें शीर्ष दिख रहा है, ये दोनों तरफ से त्रिभुज के आकृति के होते हैं और इसमें 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम अनंत मतलब बहुत दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है। जैसे अगर हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, तारे बहुत दूर होते हैं तो उसको हम अनंत कह के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि समान नेत्र की जो दूर बिंदु होती है कितनी होती है? वो अनंत होती है, उसी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले ही बन जाता है और इस स्थिति में हम सभी जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टडी मोटिवेशनल हाई। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। हम लोगों ने इस चीज की अभी पीछे ही प्रश्नों में चर्चा किया था। यह प्रश्न 2018 में भी पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है। हम सभी ने देखा कि जो भी नेत्र लेंस होता है, यहाँ से प्रकाश की जो किरणें होती है, ये वाला भाग होता है नेत्र की जो नेत्र होता है, इसमें जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो इस रास्ते से प्रवेश करती है लेंस पे प्रवेश करके और इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? अपवर्तन के बाद हमारे रेटिना पे बनता है। और इस स्थिति में प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर गुजरती है तो कॉर्निया पे ही इसका अधिकांश भाग का अपवर्तन हो जाता है। तो जिस ऑप्शन में कॉर्निया दिया होगा या इससे जुड़े हुए तथ्य लिखे होंगे जिसको हमें जांचना होगा, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम देखेंगे तो नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर नहीं, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें, ये क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए लगभग अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कितने नजदीक तर वस्तुओं को रखा जाए कि वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे? हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कि जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है या किस लेंस से किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा है ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। आप सभी से पहले जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके एग्जाम में इस अध्याय से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी को इन प्रश्नों को कर लेना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग वहां पे जुड़ जाइएगा। उन सभी का डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। सर जी नमस्कार।
23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है। इस चीज की भी हम लोगों ने चर्चा की, फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं इस प्रश्न के अनुसार कि जो भी ये स्पेक्ट्रम होता है, जो प्रिज्म से जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरणें हम पार कराते हैं, इसका अपवर्तन होता है और ये अपने अवयवी रंगों में टूट के बिखर जाता है। ये 7 रंगों में टूट के बिखर जाता है। सबसे अधिक विचलन वॉयलेट का होता है, यानी कि बैगनी रंग का होता है, फिर जामुनी रंग का होता है, फिर नीले रंग का होता है, फिर हरे रंग का होता है, फिर पीले का होता है, फिर संतरे का होता है। सबसे मतलब कम विचलन लाल रंग का होता है। हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और जामुनी और बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका ही विचलन सबसे अधिक होता है, उसका ही झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किस ऑप्शन में सबसे मतलब अधिक विचलन वाला जामुनी दिया हुआ है? इस चीज को यदि हम यहाँ से चित्र को हटाने का प्रयास करें तो देखेंगे कि बैगनी, तो बैगनी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि इस ऑप्शन में बैगनी ना रह के जामुनी होता या नीला होता तो नीला ऑप्शन हमारा सही हो जाता। इसी के आधार पर कई सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे की है। ठीक है, आशा है कि प्रश्न संख्या 23 आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार करता है या आंख किस प्रकार से, इस प्रश्न को थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। आंख व्यवहार करता है हो जाएगा, यहां से करता है किस प्रकार से करता है, या आंख में किस 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 लेंस का व्यवहार होता है, यहाँ पे लेंस भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि आंख में उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें, 25 नंबर प्रश्न को, ये क्या कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, हम सभी जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, 10 पावर 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ये एंगस्ट्रॉन क्या होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका मात्रक होता है। ये दूरी का ही मात्रक होता है। इसको हम नैनोमीटर में भी मापते हैं या इसके अन्य छोटे और बड़े मात्रक के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम एंगस्ट्रॉम में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम 10 का घात माइनस 10 मीटर के बराबर। ठीक है, 10 का घात 10 का घात माइनस 10 कितना बराबर हो गया मीटर का। यदि 0 दशमलव अगर 10 के बाद यहाँ पे 0 बैठाया जाए, यानी करोड़ों अरबों भाग 1 मीटर में कर दिया जाए, उसके एक भाग को एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारा क्या कहता है, इस चीज को पढ़ के समझते हैं। ये कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग का जब हम वर्ण विक्षेपण कराते हैं तो ये 7 रंगों में टूट के बिखर जाता है, और हम सब आसानी से बता सकते हैं कि जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों के मिलने से बनता है। इसका वर्ण विक्षेपण जब हम कराते हैं तो इंद्रधनुष प्रकार की आकृतियां मिलती है, जिसे हम आसानी से देख के अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितने रंग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, क्या स्ट्रिंग में बफरिंग आ रही है क्या? हाय सर, हाय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि स्ट्रीम थोड़ा सा बफर कर रहा है। अगर लगेगा स्ट्रीम बफर करेगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। हम सब जानते हैं कि मानव नेत्र के मान जो भी भाग होता है जिसपे उसका प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना होता है। रेटिना जिसको हम दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं, तो किस ऑप्शन में दृष्टिपटल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 28 को देखें, ये क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। हम सब जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है, इसकी चर्चा हमने की थी, 7900 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसका तरंग दैर्ध्य होता है। और सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होता है, बैगनी रंग का होता है। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, सबसे कम 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप चाहें तो फैक्ट के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में खासा करके पूछा तो नहीं जाता, लेकिन पूछ सकता। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टडी मोटिवेशनल ऑप्शन नंबर 4, 4 क्या 4 समझ में नहीं आ रहा है, केवल आप 4 ही कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर को, ये क्या कहता है, ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में
व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसके जो भी चश्मा होगा, जिस भी चश्मे का वो व्यक्ति प्रयोग कर रहा होगा, उसमें उचित फोकस या उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखने का ऐसे ही आगे बढ़ें और अगले प्रश्न का हम 30 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करें, तो 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। हम जानते हैं कि प्रिज्म से बंड विक्षेपण की परिघटना घटती है। प्रिज्म से जब भी हम प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को पार कराते हैं, तो वहां पे उसका अपवर्तन होता है और प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को हम बंड विक्षेपण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि इस स्ट्रीम में दिक्कत आ रही है। क्या स्ट्रीम में कोई दिक्कत आ रही है? स्टडी मोटिवेशनल कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं ना कि प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश की किरणों को पार कराते हैं, तो ये अपने साथ अवयवी रंगों में टूट जाता है, और जो प्राप्त होता है श्वेत पर्दे पे, इस को हम स्पेक्ट्रम करते हैं, और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से ये प्राप्त होता है, ये जो घटना घटती है, इसको हम बंड विक्षेपण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें, 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रभाव को हम टिंडन प्रभाव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जब भी अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष हमें कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस चीज के बारे में हमने चर्चा किया था कि अंतरिक्ष हमें काला क्यों दिखाई देता है। फिर से मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पे छोटे छोटे वायुमंडल के, यानी कि धूल कण या जो भी वायुमंडल में कण प्राप्त होते हैं, वो नहीं वहां पे होते हैं। इसलिए वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण हमें आसमान काला दिखाई देता है। आसमान काला दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि वहां पे प्रकाश नहीं होता है। आसमान में प्रकाश होता है, लेकिन वहां पे कण नहीं होने के कारण, मतलब वायुमंडलीय कण नहीं होने के कारण, वो हमें काला दिखाई देता है। हम जानते हैं ना कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है, पड़ के परिवर्तित होती है, परिवर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देता है। कण ही नहीं होंगे, प्रकाश का परिवर्तन ही नहीं होगा, प्रकीर्णन ही नहीं होगा, तो वस्तु हमें कैसे दिखाई देगा। इसलिए अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। आगे चलते हैं, अगर 34 नंबर प्रश्न को हम देखें, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है। उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। कैसे दूरदृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने जाना है, चर्चा किया है कि नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुएं तो हमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें, 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इस चीज को अगर हम समझे, तो ये कह रहा है कि दर्प प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इस चीज की हम लोगों ने चर्चा की। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया, सबसे अधिक होता है तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। तो किस ऑप्शन में बैगनी दिया होगा, यहाँ पे अगर हम देखें, तो बैगनी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें, 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है।
जब भी हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के किरण का जब बंड विक्षेपण होता है प्रिज्म के द्वारा, तो सबसे अधिक झुकाव बैगनी रंग का होता है। तो किसी ऑप्शन में बैगनी दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि किस जो भी स्पेक्ट्रम बनता है उसमें किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े और 37 नंबर प्रश्न को देखने का अगर हम प्रयास करें, ये क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। इंद्रधनुष हम जानते हैं कि प्रकाश के बंड विक्षेपण प्रक्रिया के कारण ही बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जब बारिश की बूंदों पे पड़ती है, छोटी छोटी बूंदों पे, तो इसमें से प्रकाश गुजरता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद पूर्ण परावर्तन होता है, और इसके बाद प्रकाश की किरणें जब इस बूंदों से बाहर निकलती हैं तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है, जिसके कारण आसमान में एक 7 रंग की पट्टी बनती है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, और ये प्रकाश के बंड विक्षेपण के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तार तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें 39 नंबर प्रश्न को, ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है, जिसको हम जानते हैं कि रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस प्रश्न की भी हम लोगों ने चर्चा की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 40 नंबर प्रश्न, जो कि इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। ये क्या कह रहा है कि टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडन प्रभाव क्या चीज प्रदर्शित करता है, हम जानते हैं कि टिंडन प्रभाव किस कारण से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जो भी कोलाइडल विलयन में छोटे छोटे कण होते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित करके अपने आसपास बिखरते हैं। इसी प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये टिंडन प्रभाव जो दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आए हैं। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या इस व्हाट्सएप नंबर पे 8579987011 पे भी आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों को। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।